हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने खुद अपने खिलाफ जो मुख्तलिफ महाज खोल रखे हैं उनमें से एक महाज पर खड़े मुल्क भर के सहाफ़ी मुजव्वज़ा PMDA कानून के मामले पर एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कवानीन में तरामीम और उसमें ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर इलेक्शन कमीशन के साथ बाकायदा पंजा आजमाई में ECP की तरफ से भी अब उन्हें भरपूर मज़ामत का सामना है। आज इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता दिनों विफाकी वज़रा बिलखुसूस वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति की जानिब से इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ामात पर सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए इन दो वज़रा ने जो इल्ज़ामात लगाए थे उनको मुस्तरद भी किया और दोनों वज़रा को नोटिस भेजने और सबूत मांगने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने आज अपने इजलास के हवाले से एलामिया भी जारी किया, लेकिन उसकी तफसील बताने से पहले आपको ये याद दिलाते चले कि गुज़श्ता हफ्ते वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और आज़म स्वाति ने इलेक्शन कमीशन पर क्या इल्ज़ामात आयद किए थे। गुज़श्ता हफ्ते 10 सितंबर को सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर के इजलास में वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति ने इलेक्शन तरामीमी एक्ट 2021 में मुजव्वज़ा तरामीम पर बहस के दौरान इलेक्शन कमीशन पर सख्त तनकीद की और इल्ज़ाम लगाया कि कमीशन ने रिश्वत लेकर इंतखाबात में धांधली की। सिर्फ यही नहीं, आज़म स्वाति तो यहाँ तक कह गए थे कि ऐसे इदारों को आग लगा देनी चाहिए। आज़म स्वाति के इन रिमार्क्स पर कमेटी इजलास से इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने वॉकआउट भी किया, लेकिन बात यहाँ रुकी नहीं। उसी शाम वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन के साथ साथ इदारे के सरबराह चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ओपोजिशन की बोली बोलने का इल्ज़ाम भी लगा। इलेक्शन कमीशन को किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर एतराज़ है या किसी के ऊपर वो समझते हैं कि इसमें बेहतरी लाई जा सकती है, तो वो मीडिया खेलना बंद करें। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इस तरह से एक सियासत करनी है तो मैं तो उनको दावत दूंगा कि वो इलेक्शन कमीशन को छोड़े और खुद इलेक्शन में उम्मीदवार आ जाए। लेकिन इस वक्त जो यूं लग रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो एक माउथ पीस बन गए हैं अपोजिशन का। फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जलती पर तेल का काम किया और मामला मजीद उलझ गया, या यूं कहा जा सकता है कि हुकूमत खुद अपने आप को इलेक्शन कमीशन के साथ उलझा लिया। इस तमाम मामले पर आज इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ, जिसके एलामिया के मुताबिक आज़म स्वाति के इलेक्शन कमीशन पर आयद करदा इल्ज़ामात पर उनसे सबूत मांगने का फैसला किया गया है। और यह भी कहा गया है कि फवाद चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग में इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ाम तराशी की। इजलास में यह फैसला भी किया गया कि दोनों वज़रा को नोटिस जारी किए गए ताकि मजीद कार्रवाई की जा सके। दिलचस्प बात यह है, यह बात यहां भी नहीं रुकी। इलेक्शन कमीशन के जवाब पर फवाद चौधरी ने फौरी रद्द अमल दिया कि एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन को उन्होंने आड़ो हाथे लिया। इलेक्शन कमीशन का एहतराम अपनी जगह, लेकिन शख्सियात के सियासी किरदार पर वो बात करना पसंद नहीं, तो जो है उनको पसंद नहीं तो अपना कंडक्ट गैर सियासी रखें। बतौर इदारा इलेक्शन कमीशन की हैसियत मुसल्लमा है, लेकिन शख्सियात गलतियों से मुबर्रा नहीं और तनकीद शख्सियात के कॉन्डक्ट पर होती है, इदारों पर नहीं। ये फवाद चौधरी का कहना था। उन्होंने मजीद कहा कि नोटिस आया तो तफसीली जवाब दे देंगे। तमाम सूरत हाल में ये वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि अब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन तेजी से टकराव की जाने बढ़ रहे हैं। हुकूमत क्यों इदारों के साथ टकराव की सूरत हाल पैदा करके अपने लिए ही नहीं मुल्क के लिए भी मसाइल और नई मुसीबतें पैदा कर रही है। इसी हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशर जनाब फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक हबीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। दो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स थी। एक तो आज़म स्वाति साहब ने कि जी ऐसे इदारों को आग लगा देनी चाहिए, फिर उन्होंने रिश्वत लगाने का इल्ज़ाम लगाया, इलेक्शन कमीशन सबूत मांग रही है। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमिश्नर खुद उम्मीदवार बन जाएं और इलेक्शन कमीशन जो है वो अपोजिशन के माउथ पीस बन गए हैं। अब कैसे दिफा करेंगे आप इन बयानात का, या तो फिर सबूत देने पड़ेंगे इलेक्शन कमिश्नर में? देखें, अभी तो मैं बुनियादी तौर के ऊपर तो फिर मैं कहूँगा जो आइनी इदारा है, आइनी इदारे का एहतराम अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन जो आइनी इदारे के सरबराहान हैं उनकी जिम्मेदारियों का तयन भी आइन के अंदर किया गया है। आइन का आर्टिकल 218 ये कहता है कि आपने फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इंतखाबात करवाने हैं। हर इलेक्शन के बाद जो है वो शोर मच जाता है कि धांधली हुई है। हर इलेक्शन के ऊपर जो है बेज़ाब्तगियों के हवाले से सवालात सामने आना शुरू हो जाते हैं।
अब इलेक्शन एक्ट 2017 में लिखा हुआ है 103 के अंदर कि आप ईवीएम के लिए पायलट्स करवाएंगे, आप जो है वो बैरून मुल्क लोगों को वोटिंग राइट देने के लिए जो है वो पायलट्स कराएंगे। इलेक्शन एक्ट की शेक नंबर 94 के अंदर ये लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है सेनेट के इंतखाबात के ऊपर जब पटिशन दायर की गई ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट के हवाले से कि आप इंतखाबात को साफ शफाफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ताकि इंतखाबात जो हैं वो साफ और शफाफ नज़र आएँ। हर बार सेनेट के अंदर ख़रीदो फरोख्त होती है। ये वो तमाम सिनेरियो है, ये वो तमाम कॉन्टेक्स्ट है जिस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आइनी अदारे की जो जिम्मेदारी है उसको पाकिस्तान की आवाम देख भी रही है, उसको परख भी रही है। अब मामला ये है कि आप कोई ख़त कताबत करते हैं, आप कोई चीज़ लिखते हैं, वो हुकूमत के पास हुकूमत की मिनिस्ट्री को लिख रहे हैं या आप स्टैंडिंग कमेटी को लिख रहे हैं, वो वहाँ पर जाने से पहले वो मीडिया का हिस्सा बन जाता है। इस तरीके से एक तासुर सामने उभरता है कि आप जो हैं वो रिफॉर्म्स को और फ्री एंड फेयर इंतखाबात के हवाले से जो आपका काम है वो अगर पार्लिमान करने की कोशिश कर रही है और हुकूमत उसमें लीड ले रही है, जो कि पार्लिमान का किरदार भी सुप्रीम है इस हवाले से, तो उसको जो है वो सबोटाज जो है वो होती हुई वो कोशिशें नज़र आती हैं। जब इस किस्म की बात होगी तो बहुत मैं समझता हूँ कि तहम्मुल के साथ तमाम लोगों ने, हुकूमती अरकान ने भी, मेंबरान ने भी, वज़रा ने भी इस सारे मरहले के दौरान एक बड़ा मुतात रवैया भी रखा। इलेक्शन कमीशन को जो है वो अंगेज भी किया, उनके सवालात के जवाब भी दिए। कल उनकी टेक्निकल एवेल्यूशन कमेटी की मीटिंग है ईवीएम के हवाले से, दूसरी कमेटी की। शिबली फराज साहब खुद जाके उनको ब्रीफिंग देकर आए। पहली मीटिंग 8 सितंबर को हुई जहां हुकूमत इतना ताउन कर रही है। हम तो इनकी जिम्मेदारी पूरा करने में इनकी मदद कर रहे हैं और इलेक्शन को साफ शफाफ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बड़ा तफसीली आपने जवाब दिया। मेरा काउंटर क्वेश्चन है, एक तो यह कि इलेक्शन कमीशन ने कभी भी अपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, आईनी जिम्मेदारियों से इनकार नहीं किया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उनके अपने एतराजात जरूर हो सकते हैं। दूसरा, आपने इलेक्शन एक्ट 2017 का जिक्र तो किया, लेकिन उसमें फिर एक्ट जो 10 नंबर है उसमें यह भी है कि अगर ये तौहीन अदालत भी इन दो लोगों पर लग सकती है, 6 माह की सजा भी इनको हो सकती है। इस चीज पर हम डिबेट नहीं कर रहे कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की या ना की। देखिए, वफाकी वज़रा का कॉन्डक्ट बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर आप ये कहें कि आप अपोजिशन के माउथ पीस बन गए हैं, आप रिश्वत ले रहे हैं, इदारों को आग लग दी जाएगी। देखिए, आप हुकूमत में है ना, मैं इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ और आप बड़े तहम्मुल से सवाल सुनते भी हैं और बड़ा जिम्मेदाराना जवाब भी देते हैं। देखें, ये है कि अभी तो जो है वो नोटिस उन्होंने आज प्रेस रिलीज एक जारी हुई है फिर से कि नोटिस जो है वो जारी करने का कहा गया। जब नोटिस रिसीव होगा उसके मुताबिक जो है वो मुतलका लोग उसके मुताबिक अपना जवाब भी सबमिट कर देंगे। मैं फिर उस बात को जो है वो दोहराना चाहता हूँ जो इंतहाई मेरे लिए अहम है कि इस सारे मरहले तक हम पहुँचे किन वजूहात की वजह से हैं, उसकी बुनियाद क्या है। उसकी बुनियाद ये है साफ और शफाफ इंतखाबात और इलेक्शन कमीशन की अपनी क्रेडिबिलिटी के अंदर उसमें इजाफा होता है। मुझे आप ये बताएं, चंद माह कबल फजलुर रहमान इलेक्शन कमीशन के बाहर आए, उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की वो अल्फाज मैं दोहरा नहीं सकता। उसके वीडियो क्लिप्स मीडिया पे मौजूद हैं। क्लिप आपने भिजवाया, बिल्कुल मैंने देखा, वो मीडिया पे भी मौजूद हैं, सबके पास मौजूद है क्लिप्स, वो आप चलाएं। मरियम सफदर कहती हैं जी आप धांधली करवाने में मुलव्वस हैं, तो फिर ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो नोटिस का झुकाव जो है वो सिर्फ एक तरफ हो और वहां जो है वो वहां आप जो है वो बिल्कुल खामोश हो जाएं, तो फिर चीजों को उसी तनाजुर के अंदर देखा जाएगा जो अमली तौर के ऊपर हो रही है। ठीक है। अच्छा फारूक साहब, देखें, एक तो अगर मेरे सामने मरियम नवाज या उनका नुमाइंदा बैठा होता, मौलाना साहब या उनका नुमाइंदा, जाहिर बात है उनसे मैंने ये नहीं पूछना था कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के साथ ऐसे कलमात इस्तेमाल किए, आप जवाब दें। देखें, वो अपना जवाब अपना देंगे। आप चूंकि हुकूमत वक्त हैं, आगे आपका देखिए ऑलरेडी यहाँ पर फॉरेन फंडिंग केस है, आगे जाके डस्का की जो इंक्वायरी है वो आगे आनी है, बहुत सारे मामलात हैं। तो इन कंट्रोवर्सीज में पढ़ के एक मैसेज ये ना दें कि इलेक्शन कमीशन पर किसी किस्म का दबाव जो है वो डाला जा रहा है। और दूसरा, देखें, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चले जाएं अगर उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, अगर वो आपको बायस लग रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी स्टेटमेंट्स आएंगी तो ये खुद आपकी हुकूमत के लिए ठीक नहीं है और माहौल थोड़ा सा इदारों के दरमियान, हुकूमत और इदारों के दरमियान वो तल्ख तरफ चला जाएगा। देखें, बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि आप एक कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के 20 से ज़ायद ममालिक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है।
अमेरिका जो है वहाँ पर भी हो रहा है, बहुत सारे और ममालिक में हो रहा है, हमारे साथ भारत है वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है। अब आप एक 37 एतराज़ात जो हैं वो टेक्निकल एवेल्यूएशन कमेटी की मीटिंग से पहले आप रख देते हैं, उसमें से 27 एतराज़ात ऐसे हैं जो कैपेसिटी से रिलेटेड हैं, वो आपके अपनी कैपेसिटी के मुतल्लिक इन कैपेसिटी को इजहार कर रहे हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि बैलेट पेपर्स क्या जाली नहीं छपते? बैलेट पेपर्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की प्रिंटिंग प्रेसेस के अलावा जिन्होंने धांधली करनी होती है वो जाली भी छाप लेते हैं, जाली भी स्टफिंग कर लेते हैं। वहाँ पर क्या प्रेजाइडिंग अफसर को इन्फ्लुएंस नहीं किया जाता? वहाँ पर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, लॉजिस्टिक्स के दौरान बेज़ाब्तगियाँ नज़र नहीं आती। वहाँ पर आपका जो एक स्टैंप है जिससे स्टैंप लगती है, वो स्टैंप चोरी हो जाए, घंटों घंटों जो है वो पोलिंग रुकी रहती है। हमने खुद अपने इंतखाबात के अंदर इन चीज़ों को जो है वो फेस किया है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कैपेसिटी से रिलेटेड हैं और बड़ी देर से चलती आ रही हैं। इनका जिक्र जुडिशल कमीशन के अंदर भी किया गया था, लेकिन इनको ठीक किसने करना है? फारूक साहब, मैं फिर इधर आऊंगा माजरत के साथ, मैं ठीक है, देखिए मैं फिर इधर आऊंगा। वैसे तो फॉरेन फंडिंग केस का इलेक्शन कमीशन को नहीं नजर आ रहा, क्या आरटीएस पे जो मामलात उठे वो अभी तक इंक्वायरी हो रही है, वो कंक्लूड नहीं हुई? तो ऐसे तो बहुत सारे आपके अगेंस्ट ये आर्ग्यूमेंट भी जा सकता है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जिस तरह आप हैं, आपके बाकी वुज़रा क्यों नहीं है? देखिए बात उन पर तनकीद की जा सकती है, लेकिन एहतराम के, आइन के, कानून के दायरे में रहकर का सामना ना करना पड़े। नहीं, देखें बात फिर मैं आपको बुनियादी तौर पे वही कहूँगा कि आप देखें कि आप ये ना देखें कि किसने क्या कह दिया, आप उसका जो पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो देखें। जब आपको इस किस्म का एक अमल नज़र आ रहा होगा तो उस जानिब से ऊपर फिर हर बंदे का अपना इजहार का तरीक़ाकार जो है वो और है, वो फिर बात सामने आ सकती है। हम सिर्फ बात ये कर रहे हैं, हमें इदारे का एहतराम, इदारे के इख्तियारात का, उन तमाम चीज़ों का इदराक का जो है वो एहसास है। लेकिन वहाँ देखना ये है, होता सोशल मीडिया के ऊपर आपको याद है एक गैर ज़िम्मेदाराना जो है वो ट्वीट शेयर कर दिया गया था, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक इस किस्म की प्रेस रिलीज सामने आई थी जिस प्रेस रिलीज के ऊपर आप सब ने जो है वो तनकीद की थी कि किस किस्म के जो है वो डस्का इंतखाबात के बाद जो है वो प्रेस रिलीज के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। इस तरह के काम जो है वो एक आइनी इदारे की जानिब से नहीं होते। वहाँ से भी मैं समझता हूँ कि एक मुनासिब जो है वो तरीक़ाकार और एक रवैया इख्तियार किया जाता है। और हमेशा जो ये इदारे होते हैं, आइनी इदारे होते हैं, इनका एक्ट और इनका अमल बोल रहा होता है, इनको खुद नहीं बोलना पड़ता। जब इस किस्म का काम होगा तो फिर इस किस्म का मामला भी सामने फिर जो है वो आ जाता है। चलें, फरूक हबीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद अहमद बिलाल महबूब साहब से राय लेंगे। पिल्डेट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो कैसे देख रहे हैं इस मामले को, हमारे साथ। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के मामलात पर ब्रेक से पहले वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशियात फ़ारूक हबीब से तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त पिल्डेट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनके एनालिसिस को एक अथॉरिटी समझा जाता है व्हेन इट कम्स टू इलेक्शंस और इलेक्शन कमीशन के जितने भी मामलात हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, एक और एपिसोड अब हमारे सामने आ चुका है। 2 वफाकी वुज़रा ने जिस किस्म के बयानात दिए, ऑल्दो उस वक्त भी ये कहा गया कि उनको ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से नोटिस जारी किए हैं, अब एक माहौल इस तरह से लग रहा है, बन गया है कि एक दफ़ा फिर ये तसादुम की तरफ ये मामला जाते दिख रहा है। आपकी इस पूरे मामले पर टेक क्या है? आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ही प्रिवेल करेगा? क्योंकि बयानात को अगर हम देखें तो इसी तरह है, लेकिन मामला फिर कभी कभार सुलझा भी दिया जाता है, वाइंड अप भी कर दिया जाता है बड़ी आराम से साइड पर। जी हाँ, हमें उम्मीद तो यही थी कि शायद ये मामला उलझने की बजाय सुलझ जाएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात आप ऐसा होता है कि हीट ऑफ द मोमेंट आप कोई सख्त बात कर देते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद, एक आध दिन के बाद रियलाइज़ करते हैं कि आपको ये नहीं कहना चाहिए था, तो आप उसको कवर अप करते हैं, को माजरत कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसको बार बार दोहराया भी गया है। तो अब इलेक्शन कमीशन के पास अपनी इज्जत बचाने के लिए अलावा कोई चारा नहीं था कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करते, वरना इलेक्शन कमीशन की जो साख है वो फिर खाक में मिल जाती और फिर वो अपना काम आइंदा आने वाले दिनों में जो 2 साल बाकी हैं इलेक्शन से पहले, उसमें वो अपना काम भी ठीक से ना कर सकते। तो ये मेरे ख्याल में
उन्होंने नोटिस तो ठीक दिया है। अब ये अगर हमारे वज़राए कराम थोड़ा सा ख्याल करेंगे तो उनको एहसास होगा कि उन्होंने अल्फाज का इंतखाब सही नहीं किया, ज़्यादती की है, इदारे के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो वो उससे शायद अगर माजरत कर लें तो मामला सुलझ सकता है। लेकिन ये भी देखा गया है कि बाज़ औक़ात लोग इतनी जल्दी मामला सुलझाते नहीं हैं। उस सूरत में फिर इलेक्शन कमीशन को ज़ाहिर है वो कुछ ऐसे इख्तियारात उनके पास हैं जो इस्तेमाल करने पड़ेंगे और उसके नतीजे में कुछ सूरत हाल शायद मज़ीद ज़्यादा ख़राब होगी और ज़्यादा महाज़राई पैदा होगी। ठीक। अच्छा, अहमद बिलाल महबूब साहब, इसमें दो सिनारियोज बनते हैं। अब एक तो ये है कि फवाद चौधरी का इस पर रिएक्शन भी आ गया है और वो रिएक्शन भी ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन शायद उस पर मजीद अपना फिर रद्द अमल दे, तो बात उसी तरफ जाएगी। लेकिन अगर ये वाकई नोटिसेज अब सर्व तो हो गए हैं और अमल दरामद भी किया जाता है जिस तरह के पाकिस्तानी कवानीन है, इलेक्शन कमीशन के कवानीन है, तो क्या हो सकता है? दो बड़े अहम विफाकी वज़रा की बात है, बड़े सीनियर रहनुमा हैं ये तहरीक इंसाफ के। जी देखिए, इसमें तो कोई मुझे शक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियारात हैं कि उसके तहत वो वफाकी वज़रा हों या कोई भी हो, उनको तौहीन के इल्ज़ाम में सज़ा दे सकते हैं, उनको कन्विक्ट कर सकते हैं। गालिबन तौहीन अदालत की सज़ा मैक्सिमम 6 माह तक होती है, तो वो 6 माह कैद तक की सज़ा दे सकते हैं, टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट सज़ा दे सकते हैं। लेकिन उसके नतीजे में क्या उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी हो जाएगी आर्टिकल 63(1) के तहत, इसके बारे में जो माहिरीन कानून है उनकी मुख्तलिफ आ रहा है। कुछ का ख्याल है कि डिस्क्वालिफिकेशन शायद नहीं हो सकेगी, लेकिन सजा हो सकेगी। लेकिन बहरहाल ये ऐसा मामला है जिसको अल्टीमेटली फिर शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही तय हो। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट के इख्तियारात हासिल हैं तौहीन अदालत के मामले में, और वो उनको 6 माह तक की कैद की सजा दे सकते हैं। अच्छा, अहमद बिलाल महमूद साहब, इस पूरे मामले का ईवीएम जो कि अभी तक तो कंट्रोवर्शियल एक मामला बन चुका है, अपोजिशन की कोई जमात नहीं मान रही, इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा, हुकूमत ही इस मामले पर अड़ी हुई है, उस पर क्या इम्पैक्ट होता देख रहे हैं? देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में हालात शायद मजीद खराब होंगे। ईवीएम के अलावा भी बहुत से मामलात हैं और गालिबन ये जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद की गई है, ये भी शायद हो सकता है उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा हो। मसलन ये आप देखिए कि ये डस्का में जो कुछ हुआ था उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी अब तकरीबन कंप्लीट हो चुकी होगी और उसके ऊपर भी वो जिम्मेदारों का तयन करके अब उनका ऐलान करने वाला होगा। तो उसके बारे में जाहिर है कि वो लोग तो सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे और हो सकता है कि उनको हुकूमत की तरफ से कुछ लोगों ने कहा हो और उनके कहने के ऊपर ये किया गया हो, तो ये बहुत संगीन सा मामला होगा। फिर आपको ये मालूम है कि फॉरेन फंडिंग का केस भी अब तकरीबन इख्तिताम को पहुंचने वाला है और फिर रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन तहकीक कर रहा है। तो तीनों मामलात ऐसे हैं जिनके नतीजे में बहुत खतरनाक सूरत पैदा हो सकती है और हुकूमत के खिलाफ ये केस जा सकते हैं। तो इस मौके पर इलेक्शन कमीशन को कंट्रोवर्शियल बनाना एक स्ट्रेटेजी भी हो सकता है। तो मुझे यूं लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो केसों के फैसले होंगे और ईवीएम का मामला भी जैसा कि है उसके ऊपर शायद तल्लकात मजीद खराब होंगे और ये मामलात खराब होकर बिलाखिर मेरे ख्याल में कोर्ट तक पहुंचेंगे। ठीक। अच्छा सर, जाते हुए ये बताइएगा कि हुकूमत के पास भी एग्जेक्टिव इख्तियारात भी हैं, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन तो हमें पता लग गया कि उनके इख्तियारात कितने हैं, किस हद तक ये मामला जा सकता है, हुकूमत किस हद तक जा सकती है? क्या इलेक्शन कमीशन के कुछ लोगों को या सरबराह को हटाया भी जा सकता है या ये नामुमकिन है, अदालतों में जाना पड़ेगा? हुकूमत कितनी हद तक जा सकती है? नहीं, हुकूमत ज्यादा से ज्यादा वो यही कर सकती है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जिस तरह जजों के बारे में रेफरेंस होता है वैसे ही रेफरेंस भेजें और वो इस्तदा करें कि उनको इल्जामात लगाएं और इल्जामात अगर सही साबित हों तो फिर उनको हटाया जा सकता है जजों की तरह। इसके अलावा हटाने का और कोई तरीका नहीं है। और मेरे ख्याल में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मामला आपने देख लिया है, माजी करीब में 2-1 केसेस ऐसे सामने आए हैं तो इतना आसान भी नहीं है
और ख़ासतौर पर इस बैकग्राउंड में कि इस तरह का मामला हुआ है, इख्तलाफ राय हुआ है और जब वज़रा ने उनके ऊपर तनकीद की है, इस तरह से गैर मोहतात तनकीद की है, तो उसके बाद मेरे ख्याल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना और उसको प्रूव करना और उसको अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस मामले में जो बैलेंस ऑफ पावर है वो गालिबन इलेक्शन कमीशन के हाथ में ही है। अहमद बिलाल महबूब साहब ज़बरदस्त तजिया फरमा रहे थे। नाज़रीन, आपने सुना कि इलेक्शन के इख्तियारात क्या हैं, हुकूमत के इख्तियारात क्या हैं और ये मामला किस तरफ जा सकता है। तो ज़रूरत इसी बात की है कि कंसेंसस से मामलात को हल किया जाए, ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन से बल्कि अपोजिशन के साथ मिलकर EVM के जो मामलात हैं या सहाफ़ियों के साथ मिलकर PMD जैसे जो मामलात हैं, ये बेहतर यही है कि हुकूमत कंसेंसस से हल करे। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तफसीली अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस पर काबुल से हमें TRT के से वाबस्ता सहाफ़ी अली मुस्तफ़ा ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। तालिबान ने आज पहली मरतबा बाज़ाब्ता तौर पर दुनिया से मुखातिब होकर अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के पैगाम के साथ माली इमदाद जारी रखने की अपील भी कर दी है। तालिबान की अबूरी काबीना के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका समेत दुनिया को यह पैगाम दिया कि अब तालिबान अफगानिस्तान के हुक्मरान हैं और ये हकीकत सबको तस्लीम कर लेनी चाहिए। साथ ही अबूरी काबीना पर उठने वाले सवालात पर भी मौलवी अमीर मुत्तकी ने सिर्फ ये कहा कि ये पूरे अफगानिस्तान की नुमाइंदा काबीना है, बल्कि यकीन दिलाने की कोशिश भी की मौजूदा सेटअप में अफगानिस्तान के तमाम ग्रोहों को नुमाइंदगी दी जाएगी, यकीन दिलाने की कोशिश की। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमीर खान मुत्तकी ने अफगानिस्तान के नए सेटअप को दरपेश माली मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाते हुए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और मालियाती इदारों से मुखातिब होते हुए कहा कि अफगानिस्तान में सरमायाकारी और इमदाद जारी रखे और ये जोर दिया कि इंसानी इमदाद को सियासत की नज़र ना किया जाए। ये बात भी वाज़ेह रहे कि तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान का कंट्रोल संभालने के बाद से आलमी मालियाती इदारों और डोनर्स ममालिक ने इमदाद रोक दी थी, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया से ये अपील की थी कि अफगानिस्तान में खुराक, खुशहाली और दीगर मसाइल के सबब इंसानी बहरान खड़ा हो सकता है, जिससे निमटने के लिए इमदाद जारी रखी जाए। इन्हीं मसाइल का नाज़रीन जिक्र गुज़श्ता दिनों अफगानिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर उमर ज़खिलवाल ने भी हमें काबुल में दिए गए एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने क्या कहा था? The economic crisis is coming like a time bomb. With uncertainty, with the cessation of the flow of foreign aid, there will be some real crisis in this country. And that is going to make it extremely difficult then for a political maneuvering. And that is something that probably is not as much understood by the Taliban as is understood by somebody, me as an economist, as former finance minister. I can see that coming and coming very quickly. और आज अफगान तालिबान काबीना के वज़ीर ख़ारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से यही तासुर उभर कर सामने आया कि वो अपनी हुकूमत को दुनिया से तस्लीम करवाना चाहते हैं ताकि अफगान हुकूमत के मामलात बेहतर अंदाज में बिला रुकावट चलाए जा सकें और इस ज़मन में मईशत का चैलेंज सबसे बड़ा है। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने इस दौरान मुश्किल वक्त में इमदाद करने वाले ममालिक बशमूल पाकिस्तान, कतर, उज़्बेकिस्तान और दीगर का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा किया, लेकिन साथ ही बाकी ममालिक पर भी वाज़ेह कर दिया कि तालिबान हुकूमत के लिए शर्तें ना रखी जाएँ। उसके अलावा आज काबुल में पाकिस्तानी सफ़ीर मंसूर खान से अफगान वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की, जिसमें तालिबान के मुतालिक जो है वो दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत दीगर उमूर ज़ेर बहस आए। दूसरी जानिब अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की उमूर ख़ारजा कमेटी इजलास में ये कहा है कि अफ़गानिस्तान के मामले पर अमरीका पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात का जायज़ा लेगा और देखेगा कि अफ़गानिस्तान के हवाले से वाशिंगटन की पॉलिसी क्या होगी और वो पाकिस्तान से क्या तवक्को रखता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में उनके बकौल पाकिस्तान के बहुत सारे मफादात हैं जिनमें से बाज़ अमरीकी मफादात से मुताबिकत नहीं रखते। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने में उजलत का मुजाहरा ना करें। इसी दौरान आज अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खान ने यह कहा कि अभी तक किसी भी मुल्क ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया और पाकिस्तान भी उन्हें तस्लीम करने से पहले आलमी बरादरी से किए गए वादों की तकमील के लिए नई अफगान हुकूमत की सलाहियत परख रहा है, देख रहा है। तालिबान के वज़ीर ख़ारजा की तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गुफ्तगू करेंगे काबुल में ही मौजूद
TRT वर्ल्ड से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी अली मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अली, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या ये इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए थी, रीजनल ऑडियंस के लिए थी, अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए थी, या सबके लिए थी? क्या पैगाम आपके ख्याल में वो देना चाह रहे थे? पहली बात तो आदिल, थैंक यू फॉर मी ऑन दिस शो। मुत्तकी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पहली, उसके अंदर वाज़े तौर पे टारगेट जो था वो इंटरनेशनल ऑडियंस थी, और जो बातें उन्होंने कही कि तालिबान हर किसी के साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप चाहते हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका के साथ। तो इसका यह मतलब है कि अब तालिबान ऐसे फेज में आ गया है, और इसकी हम बात बड़े दिनों से कर रहे हैं कि जी एक तरफ तो इंटरनल उनके डायनामिक्स हैं, इंटरनल अपनी सतहों को उन्हें खुश रखना है, जिसकी वजह से उन्होंने इंटरम सेटअप अनाउंस किया। लेकिन हकीकतन जो माशी सूरत हाल है इस वक्त अफगानिस्तान की, वो बज़ाहिर नजर आई या उसकी झलक नजर आई मुत्तकी साहब के स्टेटमेंट में। उन्होंने ये भी कहा कि $1 बिलियन ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए कंट्रीज ने प्लेज किया है। उन्होंने शुक्रिया भी किया कंट्रीज का, इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स के जो इमदाद दे रहे हैं। अमेरिका ने इमरजेंसी तौर पे 64 या $64 मिलियन इमरजेंसी एड का ऐलान किया है अफगानिस्तान के लिए। तो ये सब चीजें एक खुश आमद आइन है तालिबान के लिए। और मुत्तकी साहब की जो टोन थी इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी इस बात को जाहिर करती है, वाजे करती है कि तालिबान आर रेडी टू नेगोशिएट। वो हर मौजू के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें अच्छी प्रेस मिली जाए, यानी अच्छी प्रेस कवरेज हो उनकी, अच्छी उनके यानी एक इंप्रेशन बने, परसेप्शन हो। हकीकतन ऑन द ग्राउंड ये सिचुएशन नहीं है जिसका हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। अच्छा अली, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन को एक ड्रामे के तौर पर इंटरनेशनल मीडिया में पेश किया जा रहा है, और इस तरह उनके बकौल इस तरह की सिचुएशन ग्राउंड पर नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि नई हुकूमत है, कुछ ना कुछ मसाइल जरूर होंगे। कितनी हकीकत से करीब है उनकी ये बात? इसमें कुछ वजाहत तो है आदिल। उन्हें अभी तालिबान को हुकूमत बनाए हुए, इंटरिम सेटअप बनाए हुए 1 हफ्ता हुआ है। 1 महीना होने को आ रहा है जब से वो काबुल में एंटर हुए और अशरफ गनी साहब की हुकूमत गायब हो गई। तो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अभी भी बहुत टाइम है और अभी बहुत गैप है जो तालिबान की लीडरशिप काबुल में है और जो उनके फुट सोल्जर्स बॉर्डर्स पे हैं या और शहरों में हैं। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है, और वो कम्युनिकेशन गैप 1 हफ्ते में पूरा नहीं हो सकता या 1 माह में पूरा नहीं हो सकता, स्पेशली जब जो यहां पे प्रीवियस डिस्पेंसेशन थी, जो प्रीवियस यहां पे अशरफ गनी साहब की हुकूमत थी, वो घंटों में गायब हो गई। तो ये तवक्को रखना कि तालिबान यानी उस 20 साल की मेहनत को या उस 20 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर को या सिस्टम को 1 माह में या 1 हफ्ते में फिल कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं, ये मेरे ख्याल से एक मुनासिब चीज नहीं होगी। और इसका अंदेशा हमें जो मुत्तकी साहब है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी आया। तो तालिबान नीड टाइम, उनको टाइम की जरूरत है। वो कहते हैं कि वो अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो राइट्स इंश्योर कर सकें, क्योंकि उनकी पहली प्रायोरिटी है माशी तौर पे अफगानिस्तान को मुस्बत करना, पैसे जमा करना किसी भी तरीके से, क्योंकि इनके जितने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो फ्रोजन है। तो इसीलिए प्रायोरिटी उनकी वो है। लेकिन इनके पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी हैं। इनके अपने लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि जी हम इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, या कुछ लोग ऐसे भी हैं, अंदर भी डिविजन्स हैं इन इश्यूज की वजह से। तो ये सब प्रेशर्स लेके जो मुत्तकी साहब ने आज कहा, वो मेरे ख्याल से एक वेलकम चीज होगी, क्योंकि द तालिबान आर विलिंग टू नेगोशिएट। ये मैसेज वो देना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम काबुल। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले एक ताज़ा तरीन खबर बलूचिस्तान से शेयर करें कि जाम कमाल जो कि वज़ीर आला वहाँ के, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई है, जिस पर 16 जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने दस्तखत कर लिए हैं। इस खबर की तफसीली जो गुफ्तगू है इस पर वो हम कोशिश करेंगे कि कल के प्रोग्राम में आपके लिए लेके आएँ। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा।
वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने चौथे साल में दाखिल हो चुकी है, लेकिन ये साल भी माजी के 3 सालों की तरह माशी चैलेंज को अपने साथ लेकर आया है। बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ता हुआ करंट अकाउंट खसारा, बढ़ता हुआ तिजारती खसारा, बढ़ता हुआ गर्दिशी कर्जा और रुपए की घटती हुई कदर, ये वही माशी चैलेंजेस हैं जो हुकूमत के लिए वबाले जान आगे जाकर बन सकते हैं। आज का दिन भी हुकूमत के लिए माशी मैदान में किसी कसौटी से कम नहीं रहा, जब मुल्क की तारीख में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा और रुपए की कदर को नाकाबिल तलाफी नुकसान अब तक पहुंच चुका है। मरकजी बैंक के मुताबिक इंटर बैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद 84 पैसे आज महंगा हुआ और कीमत 168 रुपए 94 पैसे तक जा पहुंची, जबकि ओपन मार्केट में $1 आज तकरीबन 170 रुपए तक में फरोख्त हुआ। 7 मई से अब तक डॉलर जो है वो तकरीबन 17 रुपए 64 पैसे जो है 64 पैसे महंगे हो चुका है, जबकि 4 माह में डॉलर 10.5% महंगा हो चुका है, जिसके बायस मुल्क के बैरूनी कर्जों के बोझ में 2000 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। रुपए की इस कदर में कमी से मुतालिक मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। माशी माहिरीन ये समझते हैं कि अफगानिस्तान की सूरत हाल हो सकती है जिसने पाकिस्तानी मईशत को भी शायद दबाव में रखा हुआ है। अफगानिस्तान में अमरीका और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों की फंडिंग बंद होने से डॉलर की किल्लत है, जिसकी वजह से पाकिस्तान से रोज़ाना सुनने में यह भी आ रहा है कि $2 मिलियन जो हैं वो लगभग रकम अफगानिस्तान मुंतकिल हो रही है। इसमें कितना वजन है, इस पर आगे चलकर बात करेंगे। यूं पाकिस्तान में डॉलर्स की मांग बढ़ती जा रही है और नतीजतन पाकिस्तान की करेंसी की कीमत में कमी देखी गई है। पाकिस्तान की करेंसी की गिरती हुई कीमत की एक और वजह तिजारती खसारा भी है, यानी पाकिस्तान की दरामदात जो हैं वो बरामदात के मुकाबले में कई गुना बढ़ चुकी हैं। पाकिस्तान को रवा माली साल के पहले 2 माह के दौरान तारीखी तिजारती खसारे का भी सामना करना पड़ा। इदारे शुमारियात के मुताबिक जुलाई और अगस्त में $4.5 अरब के लगभग बरामदात के मुकाबले में $11 अरब की दरामदात हुई। यूं तिजारती खसारा $7 अरब से भी ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। ये क्या मामलात हैं, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। डॉन के मायानाज कॉलमिस्ट और माहिर माशी उमूर सहाफ़ी खुरम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम साहब, सीधा सवाल आपसे, एक आम व्यूअर के लिए, कि पिछले मई से हम देख रहे हैं तकरीबन 17 रुपए जो है वो डॉलर की रुपए की कीमत गिर चुकी है डॉलर के मुकाबले में। ये हो क्या रहा है? 170 तक डॉलर आज पहुंच गया। आपसे समझना चाहेंगे क्या इसकी वजूहात हो सकती हैं? आदिल, यहाँ पे देखिए 4 चीजें हैं जो चारों आपस में कनेक्टेड हैं एक तरीके से। तो उन कनेक्शंस को अगर आप समझ लें तो समझ लें कि आप ये सारी जो कुछ हो रहा है मईशत में वो समझ जाएंगे कि अभी क्या हो रहा है। और वो मैं इस तरह आपको समझाता हूँ कि वो 4 चीजें हैं कि एक तो शारा सूद, इंटरेस्ट रेट्स, जो अभी स्टेट बैंक ने पीर के दिन दोबारा से बैठ के फैसला करना है कि उसको ऊपर लेके जाए या नीचे लेके आए, जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट जिसको कहते हैं। दूसरी चीज है आपका एक्सचेंज रेट, जो रुपए और डॉलर के दरमियान जो रेट चल रहा होता है। तीसरी चीज है आपके ज़र मुबादला, आपके मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। और चौथी चीज है आपकी पब्लिक डेट, कि आपके हुकूमती कर्जे कितने हैं और खास तौर पे उसमें एक्सटर्नल कर्जे कितने हैं। अब मसला ये है कि जब आपका तजारती खसारा चढ़ता है जिस हिसाब से, और कुछ नंबर्स आपने भी अभी बताए हैं, वो काफी तेजी में पिछले साल से लेके अब तक ऑलमोस्ट डबल हुआ है पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट, और उससे ज्यादा और तेजी में वो बढ़ता चला जा रहा है। जनवरी से लेके अब तक और ज्यादा तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। जब ये होता है तो इन 4 चीजों में से कहीं ना कहीं किसी चीज को मूव करना होता है जरूरी। या आप इंटरेस्ट रेट्स को रेज कर सकते हैं, अगर आपने रेट्स रेज किए तो उससे बिजनेसेस की बोरोइंग कॉस्ट चढ़ जाती है, बोरोइंग कॉस्ट चढ़ती है तो वो फिर अपने एक्टिविटी को स्लो डाउन करते हैं, उससे आपके इंपोर्ट्स थोड़े कम होते हैं, उससे कुछ फर्क पड़ता है। या आपका एक्सचेंज रेट गिरेगा, या आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिरेंगे। अगर आपने इंटरेस्ट रेट्स नहीं गिराने और एक्सचेंज रेट को भी नहीं गिराना, दोनों को फिक्स रखना है, तो फिर आपको अपने रिजर्व्स को ड्रॉ डाउन करना पड़ेगा। यानी कि रिजर्व्स, आप डॉलर्स अपने रिजर्व से बेच के मार्केट में वो तादाद पूरी करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने रिजर्व्स भी नहीं गिराने, उनको भी एक लेवल पे फिक्स रखना है, तो फिर आपको बाहर से कर्जे लेके मार्केट में डॉलर्स फीड करने पड़ेंगे, तो आपकी पब्लिक डेट चढ़ेगी। ये चारों चीजें फिक्स नहीं रह सकती। तो अब हो ये रहा है कि फिलहाल इन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को फिक्स रखा है पिछले साल से, इवन दो इन्फ्लेशन जो है वो आगे चलती चली जा रही है। बाहर से कर्जे तो ये लोग ले रहे हैं,
और इंक्रीजिंग रेट पे ले रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से ये तजारती खसारा चढ़ रहा है उस रफ्तार के लिए काफ़ी नहीं है वो। तो आपका एक्सचेंज रेट जो है वहाँ पे प्रेशर आके गिर रहा है, क्योंकि रिजर्व्स भी ये लोग बेच नहीं रहे और ड्रॉ डाउन नहीं कर रहे, उनको एक्यूमुलेट करते चले जा रहे हैं। तो आपके रिजर्व्स चढ़ रहे हैं, आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है, तो अब हो ये रहा है कि आपका एक्सचेंज रेट गिर रहा है और आपकी पब्लिक डेट चढ़ रही है कि बाहर से पैसे बोरो कर करके वो अपनी माली वो तजारती खसारे को पूरा करने की कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, यहाँ पे खुर्रम हुसैन साहब बड़ा तफसीली आपने इस पर उसको एक्सप्लेन किया। आपसे ये समझना है कि क्या इस पूरे मामले में हुकूमत कुछ ऐसा कर सकती थी कि एक्सचेंज रेट जो है, मतलब रुपए की कीमत इतनी नीचे ना गिरती। दूसरा, आज शौकत तरीन साहब ने कहा कि जी मईशत मुस्तहकम है, डू यू एग्री विद इट? नहीं, आई डोंट एग्री विद दैट एट ऑल। ये तो खैर जब भी ऐसा होता है तो जो भी हुकूमत हो, चाहे ये हो या गुज़श्ता हुकूमतें हो, तो एक्सक्यूजेस आनी शुरू होती है कि हम क्या करें, हमारे काबू से बाहर है सब कुछ। तो आई डोंट एग्री दिस टाइम, नॉर हैव आई एवर एग्रीड इन द पास्ट विद दीज एक्सक्यूजेस। अभी फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि गवर्नमेंट जो है वो इस पूरी मईशत को एक ड्रग की तरह चला रहे हैं। वो उसको कर रहे हैं कि यानी कि उन्होंने कोविड के दिनों में एक फिस्कल और मॉनेटरी स्टिमुलस दिया था इस इकोनॉमी को, जिसके तहत ग्रोथ इसमें आई है इकोनॉमी में, लेकिन उसको अब अनवाइंड करने की ज़रूरत थी, लेकिन उसको वो अनवाइंड करने के बजाय मज़ीद और एक्सेलरेटर पे पाँव लगा रहे हैं। और जो 4% तक उन्होंने जीडीपी ग्रोथ रेट का अभी अनाउंस किया था अप्रैल के महीने में, अब वो कह रहे हैं कि हम इसको 5 से ऊपर लेके जाएंगे आने वाले साल, इस मौजूदा माली साल में। तो ये तो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन से और इम्बैलेंसेस पैदा हो रहे हैं इस इकोनॉमी में, लेकिन ये तो फिलहाल अभी तक कायम है कि हमने इस पे चलना है। अब यहाँ पे आदिल, बड़ा ज़रूरी है ये समझाना लोगों को कि मेरे ख्याल में एटलीस्ट शौकत तरीन साहब और स्टेट बैंक गवर्नर जो है रजा बाकिर, इन दोनों को एहसास है इस चीज़ का, लेकिन ये कह नहीं सकते क्योंकि डट के खड़े हुए हैं हमारे खान साहब टॉप पे, जो कह रहे हैं कि किसी सूरत अब मैंने ब्रेक्स नहीं लगानी इकोनॉमी पे, अब मैंने इसको आगे ही लेके चलना है। तो अब ये इम्बैलेंसेस को मैनेज कैसे करते हैं, दिस इज एनीबॉडीज गैस, लेकिन फिलहाल तो एक्सक्यूजेस के तौर पे मैनेज किया जा रहा है। खुर्रम हुसैन साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। मुझे मेरी टीम से हमें इजाज़त दीजिए।